Hello, good morning, students. Good morning. Good morning, Swet. Good morning, Isha. Good morning, Preet. Good morning, Shravani. Good morning, Sarth, Manali, Aditya Maikar, Aditi, Shruti. Can't hear you. Okay. एक मिनट में देखता हूँ. Are you listening my voice? One second. Okay. No, your voice is clear. Okay. Clear है ना? चलो ठीक है फिर. तो देखो, जो अभी तक हमने पढ़ा था, हमने सबसे स्टार्टिंग पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं. चैप्टर नेम इज केमिकल बॉन्डिंग. तो फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग मींस क्या होता है. केमिकल बॉन्डिंग मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर. जो एटम्स को क्या करके रख रहा है साथ में. जैसे मैंने कहा Na और Cl. तो जो Na और Cl है आपस में कंबाइंड है. तो किस वजह से कंबाइंड है. तो दिस इज कॉल्ड ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग, यानी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसमें एक स्पेशल टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, Na combined with Cl. तो दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग एंड फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल. तो क्लियर था फर्स्ट पॉइंट. अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन. क्वेश्चन इज दैट अभी मैंने कहा कि एटम्स कंबाइन करेंगे, इनके बीच में फोर्स लग रहा है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था एटम्स आपस में कंबाइन क्यों कर रहे हैं. व्हाई एटम्स नीड टू कंबाइन विद ईच अदर. व्हाई. ठीक है, एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं क्यों. हाँ, वेरी गुड अदिति. टू अटेन स्टेबिलिटी. हर एक चाहता है टू स्टेबल हो जाए. ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से एटम्स क्या करते हैं आपस में कंबाइन होते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि स्टेबिलिटी आएगी कैसे. व्हाई, हाउ द स्टेबिलिटी अटेन बाय द एटम. क्वेश्चन इज दैट. तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए क्या है हमारे पास, फिर दो रीजन थे. पहला रीजन क्या था कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना. नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अचीव करेगा वो स्टेबल बन जाएगा. ठीक है, और दूसरा क्या था कि टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी. टेंडेंसी टू मिनिमाइज यानी एनर्जी को कम कर दो, लोअर कर दो. टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी. एनर्जी जितनी कम होगी, आप लोग अभी बैठे हो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, एनर्जी आप अपनी रिलीज करते जाओ तो क्या होगा, आप अपनी जगह में बैठे रहोगे, फिर आप हिल नहीं सकते. अगर एनर्जी सारी निकल गई तो आप क्या होगे, स्टेबल हो गए, एक जगह पे रुक गए, आप इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाओगे. मीन्स यू आर मोर स्टेबल. क्यों, अपनी जगह पे आप क्या हो, बिल्कुल स्टेबल हो. तो यहाँ पे भी क्या होता है, वो कहता है कि एनर्जी को मिनिमाइज कर दो और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर दो. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी. तो ये तीन स्टेप हमने पढ़े थे. ठीक है, और इसको थोड़ा सा ब्रॉडली पढ़ा था टेंडेंसी वाला, वो हम आगे भी पढ़ेंगे. तो ये क्लियर था पहला पॉइंट सबको यहाँ तक. ओनली क्या है, 3 पॉइंट्स वी विल. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है मॉड्यूल. देखो आप निकाल लोगे, 92 पेज नंबर है. हाँ, ये रिवीजन था. इसके आगे रिवीजन हो चुका था, इसके आगे अब है. इसके आगे देखो, अब इसके आगे दो साइंटिस्ट थे, एक था कॉसेल एंड सेकंड इज लेविस. कॉसेल एंड लेविस, इन दोनों ने क्या किया, एक अप्रोच दे दिया. कॉसेल एंड लेविस अप्रोच, या लॉ के. इन दोनों ने इसी को क्या बना दिया, लॉ बना दिया. किसने, कॉसेल और लेविस अप्रोच, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉ बना दिया. ठीक है, इन्होंने देखा कि ये चीज हो रही है. मैंने कहा था ना कि हर एक लॉ क्या है, उस चीज पे फैक्ट पे बेस्ड है. तो जब ये फैक्ट आया तो इन्होंने इसको अपना क्या कर दिया, अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन किया. तो कॉसेल और लेविस दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं. इन दोनों ने क्या बोला, देखो इन्होंने वही चीज कही जो मैंने अभी आपको रिवीजन में कहा था.
इन्होंने कहा कि जो एटम्स होंगे वो एटम्स कंबाइन करेंगे विद ईच अदर, एटम्स कंबाइन करेंगे किसके साथ, आपस में कंबाइन करेंगे। और रीजन क्या है, क्यों करेंगे, रीजन क्यों, टू अटेन स्टेबिलिटी के लिए, टू अटेन स्टेबिलिटी। जो एटम्स है वो आपस में कंबाइंड होगा, तो क्वेश्चन था कि क्यों होगा कंबाइंड, तो रीजन क्या था उसका, स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए, अदरवाइज क्यों करेगा वो भी। और कैसे स्टेबिलिटी अटेंड होगी, स्टेबिलिटी कैसे अटेंड होगी, बाय अचीविंग, बाय अचीविंग, किस चीज को अचीव करेंगे हम, नियरेस्ट, बाय अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो कहता है कि जो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अचीव करके, इसको अचीव करके हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को अटेन करेंगे। और इसी की वजह से कोई एटम्स आपस में क्या होता है, कंबाइंड होता है। तो सारी चीज हमने अभी आपको बताई थी, और यही क्या कर दिया, कोस्टल और लेविस ने उसी को क्या बना दिया, एक रूल बना दिया। तो क्लियर हो गया रूल, इसे लिख लो आप, लिखना चाहो तो, कि जो एटम्स होंगे वो कंबाइंड होंगे विथ ईच अदर, किसके लिए, टू अटेन स्टेबिलिटी बाय अचीविंग या अचीविंग नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रिटर्न, जो कोई भी एटम्स कंबाइंड होगा स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। अब देखो सवाल ये होता है कि जवाब क्या है, ठीक है, क्वेश्चन इज दैट, अब नियरेस्ट के लिए और आसान सा तरीका बताओ। अब वो कहता है कि इतना ये भी क्या हो गया कि जो हम पता कैसे चलेगा हमें कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इसका और अच्छा तरीका बताओ और इजी वे बताओ, कैसे बिल्कुल हम एकदम से समझ जाएं। ये भी मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उन्होंने और उसे सिंपल कर दिया। उसके लिए उसने दो रूल दे दिए। फर्स्ट रूल इज ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल भी कहते हैं इसे। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट से पता चल रहा है आपको, ऑक्टेट मींस 8, ऑक्ट मींस 8 होता है हमेशा। जैसे हमने क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स मींस 8। तो उन्होंने कहा कि जो एटम्स होता है इन विच 8 इलेक्ट्रॉन, in which 8 electron is present in their outermost shell। और इसी को हम आउटरमोस्ट शेल को एक और नाम देते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। जो वैलेंस शेल होता है या आउटरमोस्ट शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब वो स्टेबल हो। अब इसकी झंझट ही छोड़ दो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट हमने क्या देखना है कि उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन जहां हो गए वहां आप समझो स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इजीएस्ट वे हो गया। तो दिस लॉ इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट। तो हर एक एटम चाहेगा कि उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, कैसे भी करके। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इट मींस इट इज मोर स्टेबल, और अगर स्टेबल ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। लेकिन इसमें क्या हुआ, दिक्कत कहां पे आई, कुछ लोगों के साथ क्या होगी इसमें दिक्कत आ, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोला भाई मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मैं 8 कहां से करूंगा, ठीक है। लिथियम, लिथियम क्या कहता है 2 and 1, लिथियम का 3 होता है, तो कहेगा मैं 7 इलेक्ट्रॉन कहां से लाऊंगा भाई उठा के। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय लिथियम और हाइड्रोजन। तो ऐसे जो छोटे कंपाउंड इनके साथ दिक्कत आ गई। यहाँ पे जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसको कहा कि चलो इनके लिए एक और रूल बना देते हैं। ऑक्टेट रूल तो उनके लिए जो हायर वालों के लिए है, लेकिन जो छोटे छोटे से रह गए इनके लिए भी उन्होंने क्या एक रूल बना देते हैं। तो पहले ऑक्टेट रूल लिख लो। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या हुआ, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो अब सिंपल है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर है यहां तक सबको? रिटर्न, इज इट रिटर्न? अब देखो ऑक्टेट टूल के बाद इसको रिवाइज किया गया इन छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए था, उन्होंने कहा चलो तुम्हारा भी ध्यान रखते हैं, आप नाराज मत हो। ठीक है, तुम्हारे लिए भी क्या एक रूल बनाया जाएगा, डोंट वरी। और इसे कहते हैं यहाँ पे डुप्लेट रूल। डुप्लेट, डुप्लेट मतलब दो, डुप्लेट, दो, डाई। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, जो छोटे हीलियम, इनके लिए क्या करते हैं कि लास्ट में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट शेल। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसे कहते हैं डुप्लेट। और ये किसके लिए अप्लाई होगा, जो छोटे एलिमेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम वगैरह के। ठीक है, तो ये अप्लाई किस पे होंगे, केवल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह। तो दिस रूल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट रूल का मतलब आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 तो ला नहीं सकता, 1 जरूर ला सकता है या 1 डोनेट कर सकता है। ऐसे लिथियम है, तो इस तरीके से जो कंपाउंड होंगे। व्हाट अबाउट यूरेनियम, अच्छा वो डी ब्लॉक के आ गया, उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है। ये जनरली एस और पी के लिए अप्लाई होता है ज्यादातर। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल होता है, ये अप्लाई होगा कौन से, एस एंड पी ब्लॉक के लिए। जो डी और एफ ब्लॉक होता है उनका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग होता है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, तो जनरली ध्यान रखना ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कहाँ फॉलो होगा, इन केस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें लिख लेना यहाँ पे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ये तो छोटे एलिमेंट के लिए हो गया, ध्यान रखना। और यहाँ से जनरली जो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल होता है, जनरली वो अप्लाई होगा किसके लिए, एस एंड पी ब्लॉक के लिए। तो ध्यान रखना, जो डुप्लेट रूल है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, ये जनरली फॉलो कौन करेगा, इसे फॉलो करेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी होते हैं उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और एफ का बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, उसको हम यहाँ पे लेते नहीं है, कम स्टडी करते हैं डी एंड एफ। उसके लिए बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है हमारे पास, वहां पे उनकी डिटेल स्टडी होती है, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से अलग होते हैं। उनके लगभग साइज लगभग सेम सेम होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ज्यादा डिफरेंस साइज में नहीं होता, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती है। तो ये ऑक्टेट या जो डुप्लेट टूल होता है जनरली अप्लाई होता है फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स हैं, जो आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मॉड्यूल में पेज नंबर 92 पे है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की क्लासिफिकेशन, बॉन्ड के जो क्लासिफाइड किया हुआ कितने टाइप से किया हुआ है, तो जनरली बॉन्ड को जो क्लासिफाइड किया हुआ है वो 2 टाइप से किया, 2 टाइप। ठीक है, जो बॉन्ड को क्लासिफाई, देखो कौन कौन से बॉन्ड, एक है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लाइक तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, और सेकंड इज वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जनरली किसके बीच में लगेगा,
एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक बॉन्ड, यानी एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है। अगर एटम्स के बीच में क्या है, बॉन्डिंग है, तो वो बॉन्ड जनरली स्ट्रॉन्ग होगा। और वीक बॉन्ड किसके बीच में होगा, जब मॉलिक्यूल के बीच में है, इंटर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूल। देखो दोनों चीज डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा Cl और Cl के बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, Cl और Cl यानी एटम्स के बीच में। और जो मॉलिक्यूल होगा इसका मतलब क्या हुआ, Cl2 और Cl2 के बीच में बॉन्डिंग। तो जो Cl2 और Cl2 के बीच में बॉन्डिंग होगी क्या होगी, वीक बॉन्डिंग होगी। और जो Cl और Cl के बीच में बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कब होगी, इंटर एटमिक यानी एटम के बीच में जब बॉन्डिंग होगी। और वीक बॉन्डिंग कब होगी, जब मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो जब मॉलिक्यूल जैसे Cl2 Cl2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक बॉन्डिंग है। तो वीक बॉन्डिंग कब होगी, इंटर मॉलिक्यूलर के साथ। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कब होगी, जब वो एटम के साथ होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, अगर ये एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग, और अगर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो उसने इसकी रेंज भी बताई है कि कहां से कहां तक स्ट्रॉन्ग मानते हैं हम और कहां से कहां तक वीक मानते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग जो लिखा हुआ है उसने कितना लिखा है, 200 किलो जूल पर मोल। दिस इज 200 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ज्यादा एनर्जी चाहिए मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसके लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, 2 से 40 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज कॉल्ड वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड है तो इसीलिए इसको 2 किलो जूल से लेके 40 किलो जूल तक की एनर्जी चाहिए होती है। और स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इसको चाहिए आपको 200 और इसे चाहिए आपको 2 से 40 किलो जूल पर मोल। ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके टाइप्स में देखो, टाइप्स स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से टाइप्स आते हैं। पहले मैं स्ट्रॉन्ग के टाइप्स लिखूंगा, फिर इसे हटाऊंगा, तब लिखूंगा मैं वीक के टाइप्स। तो देखो स्ट्रॉन्ग के टाइप्स में कौन कौन से आते हैं। स्ट्रॉन्ग के टाइप्स में फर्स्ट आता है आयनिक बॉन्ड। नाम से पता चल रहा है, देखो जो आयंस के बीच में होगा, यानी यहाँ पे आयंस फॉर्म्ड होंगे। सेकेंड इसमें आता है कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का मतलब जहां पे शेयरिंग होती है। अगर सपोज करो आयंस बन नहीं पा रहे, दूसरा ऑप्शन क्या होगा, शेयरिंग करना। ठीक है, तो शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट, हालांकि आप कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में ही मिक्स कर दिया है, और फिर भी हम कोऑर्डिनेट को अलग से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट भी एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। डिफरेंस क्या है देखो, हाँ दोनों में डिफरेंस बता देता हूं कि कोवेलेंट में क्या होता है कि दोनों इक्वल शेयरिंग कर रहे होते हैं। जैसे सपोज करो कोवेलेंट में मैंने कहा कि ए है और ए है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बराबर शेयरिंग हो रही है, तो हम उसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जब एक ही एटम क्या करता है, शेयरिंग करेगा, यानी एक के पास ही इलेक्ट्रॉन पेयर है और काम दोनों चला रहे हैं। बात है कि दोनों के दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन एक ही एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, शेयर करवा रहा है। यानी पैसे एक के ही पास हैं और खर्च दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों में खर्च हो रहा है कंबाइंड, लेकिन पैसा एक ही डोनेट कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और लास्ट में इसमें आता है मेटेलिक बॉन्डिंग, जो मेटल के बीच में होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग या मेटेलिक बॉन्ड। मेटल जैसे आपने कॉपर ले लिया, ये कॉपर है, एक दूसरा कॉपर ये है, इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, मेटल है तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये 4 टाइप के बॉन्ड हो गए, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक बॉन्ड। इसकी हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे हर एक की। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उसके 4 टाइप्स हो गए, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर है यहाँ तक।
आयनिक बॉन्ड जो आयंस में बीच में लगेगा यानी आयंस फॉर्मेशन होगा, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डस मेटलिक बॉन्ड फॉर्म कंपाउंड। देखो मेटलिक बॉन्ड में क्या होगा, जैसे आप लोग आयरन ले आए, आयरन, तो आयरन क्या होगा, आयरन में Fe आपस में कैसे लगे हुए, जैसे आपने कॉपर की वायर लाते तो कॉपर की वायर में कॉपर कॉपर एटम्स क्या होंगे, आपस में कंबाइंड होते, तो कॉपर कॉपर आपस में कंबाइंड होंगे तभी तो बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। पाउडर फॉर्म में आप करोगे तो अलग अलग हो जाएगा। अगर आप कोई भी मेटल को रखोगे तो क्या होगा, मेटल आपका उसके बीच में जो मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसे मैं रब कर रहा हूं, एनी डाउट? पहले इसे लिख लो, देखो बुक में भी है, मॉड्यूल नंबर 92 में लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब इसके बाद देखो सेकंड आता है इसमें वीक बॉन्ड, इसे हटा रहा हूं मैं क्योंकि हौच पौच हो जाएगा पूरा। बॉन्डिंग के दो टाइप थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के चार टाइप्स हैं, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटेलिक। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, वीक वाला। वीक में ध्यान रखना, सबसे जो वीक फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्स। वीक फोर्स सबसे जो होता है वैन डर वाल फोर्स होता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो इसमें वैन डर वाल फोर्स या वैन डर वाल बॉन्ड, वैन डर वाल बॉन्ड लिखा हुआ है देखो, तो वैन डर वाल जो होता है वो किसके बीच में लगता है, मॉलिक्यूल के बीच में लगता है वैन डर वाल बॉन्ड। इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप में से एक जो इसका मेन टाइप होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मेन जो टाइप होता है उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, जैसे अभी आप सपोज करो एयर आई है, आप हो और यहाँ से एयर आ रही है, तो एयर यहाँ से आपके जो क्लॉथ है उसमें अटैच हो गई, तो ये कौन सा फोर्स माना जाएगा, वैन डर वाल फोर्स माना जाएगा। जैसे ये बोर्ड है और बोर्ड में बाहर से क्या हो गई, एयर लग गई यहाँ पे, तो ये एयर और जो बॉन्ड जो बोर्ड है इसके बीच में क्या है, वीक वैन डर वाल फोर्स है, ये बहुत ज्यादा वीक होता है, इसीलिए कहा इसे वीक वैन डर वाल फोर्स। यानी कि जो मॉलिक्यूल आपस में, जैसे मैंने हाथ रखा हुआ, यहाँ पे कोई भी एयर आएगी अटैच हो गई, तो एयर और इस हाथ के बीच में क्या होगा, वीक वैन डर वाल फोर्स, जो किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में लग सकता है। क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होता है। तो उन्होंने कहा इसमें इन जनरल 2 से 10 किलो जूल पर मोल, 2 से 10 किलो जूल पर मोल। और वैन डर वाल फोर्स का ही एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इसमें स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग मानते हैं, हाइड्रोजन का मतलब जो हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है, वो ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी एनर्जी लिखी है इसने 10 से 40 किलो जूल पर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आगे भी आएंगे आपके पास पी ब्लॉक में। इसके भी 2 टाइप होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, ये होता है इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। तो ये आपको हमने अब सीक्वेंस से पढ़ते चले जाना है इसे, ठीक है, सारा सीक्वेंस से पढ़ेंगे, उसे विद डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबको समझ में आ गया कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड 2 टाइप, इसके 4 टाइप्स और इसके 2 टाइप्स, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं और इसके 5 टाइप्स होते हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब नेक्स्ट पॉइंट किसमें आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स हो गया द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट होगा ये, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे लास्ट वाले सेल में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे लास्ट वाले सेल में प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो सबसे लास्ट वाले सेल में प्रेजेंट होगा,
या जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाँ, टेंडेंसी टू शेयर, वेरी गुड ईशा। और जिससे जो बॉन्डिंग बनाते हैं, मेन क्या है इसका रोल, जो बॉन्डिंग बनाते हैं, उससे आगे से हमें कोई मतलब नहीं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यही क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी नहीं करते। ठीक है, तो इन जनरल क्या हो गया कि जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसे लिख लो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल, इसको और एक नाम क्या दे दिया हमने से, वैलेंस शेल। क्योंकि जहां पे वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जो आउटर मोस्ट शेल हो गया उसे वैलेंस शेल बोल दिया। और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल कहें, वैलेंस शेल कहें, एक ही बात। आप देखो एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं मैं इसमें, जैसे मैंने कहा आपको सोडियम, सोडियम में बताओ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सोडियम में Na, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर। हाँ वेरी गुड ईशा, राइट है, अदिति वेरी गुड, अद्वैत और मनाली, पार्थ, सिद्धि वेरी गुड। तो हमने कैसे देखा, 11 होता है एटॉमिक नंबर। देखो सारा सब कुछ क्या, अब आपको किसमें जाना पड़ेगा, फिर थर्ड चैप्टर में जाना पड़ेगा, पूरा थर्ड चैप्टर पे बेस्ड है। इसमें 11 हो गया, 11 मतलब ALM, 2, 8 एंड 1, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर सपोज करो मैंने कहा आपको नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन नाइट्रोजन, एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ये लर्न करना पड़ेगा आपको किसी भी हालत में, 1 से 30 तक किसी भी हालत में लर्न करो। पार्थ वेरी गुड, और रुजुल, अदिति और ईशा मिस कर गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मैंने वैलेंसी नहीं कहा है, पर यह बिल्कुल सही है। देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला है, वैलेंसी नहीं बोली है। वैलेंसी आपका आंसर सही है, बट हाँ 60 ईशा राइट है। इसमें 7 का मतलब क्या हुआ, 2 एंड 5, तो लास्ट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। अगर मैंने कहा आपको सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है 14, तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दिया। देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से सेम आईडी पे रिज्वाइन करना है। अदिति, ईशा राइट है, और इसके अलावा पहले के 2 मिस हो गए मुझसे, सार्थ सही है, वैभवी सही है, और मनाली, फरेहा, सिद्धि, आयुष राइट है, श्रुति आपने थोड़ा मिसिंग कर दी से। और इसके अलावा देखो 14 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, पहले में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, दूसरे में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो 2 + 8 10, और 14 में से 10 गया तो कितना हो गया 4, तो देयर इज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ सुचित्रा राइट है। और ऐसी देखो एक दो और एग्जांपल देता हूँ, क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन इज 17, तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन क्लोरीन। हाँ वेरी गुड, सिद्धि सही है, पार्थ, ईशा, वैभवी और सुचित्रा, सार्थ वेरी गुड, और पृथ्वीराज यस वेरी गुड, आयुष और हाँ वैलेंसी, ईशा यू आर राइट, अनुजा सही है। तो देखो 17 का मतलब क्या हो गया, 2, 8 एंड 7, तो जिसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, अलार्म बिल्कुल सही है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉलम बना लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया 1, इसमें हो गया 5, इसमें हो गया 4, इसमें हो गया 7। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एस और पी में, क्योंकि डी को निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। कोई बात नहीं अद्वैत, तो यहां से समझ में आ गया सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड ईशा यू आर राइट। तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस चीज को देखते हुए देखो सबसे चीज क्या करी, जो लेविस था साइंटिस्ट, मैंने कहा था अभी कौशल एंड लेविस, तो लेविस जो था वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, उसने सारी चीज की स्टडी करी, और उसने ये देखा
कि जो केवल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने एक चीज ये देखी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही केवल क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल बॉन्डिंग। बाकी का कोई मतलब नहीं रहता है, बाकी आगे पीछे से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर जो केमिकल बॉन्डिंग हो रही है उसमें केवल कौन से इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्यों मतलब नहीं, क्योंकि उनका कोई रोल ही नहीं है, वो कहीं काम ही नहीं आते। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल वही केवल क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है इन केमिकल बॉन्डिंग। तो उसने कहा कि क्यों ना हम इसको क्या करें, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, क्यों ना हम इसके लिए एक ऐसा तरीका देखें कि और भी चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। अगर हम बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो हर एक चीज क्या होता है, आप भी पढ़ाई करो तो आप चाहते हो कि बहुत शॉर्टेस्ट वे जाना जाए या शॉर्टेस्ट तरीका हम पता करें जिससे क्या हो, कोई भी चीज आसान हो। तो लेविस ने भी यही सोचा कि अगर हम क्यों ना इसको और आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी को हम देखें बस, बाकी को हम भूल जाए, क्योंकि हमारा बाकी से कोई मतलब ही नहीं है। तो व्हाई वी ऑब्जर्व या वी लुक ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई नॉट वी फोकस ओनली ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वहां से उसने एक कॉन्सेप्ट उठाया और लेविस ने कॉन्सेप्ट दिया, यहाँ पे इससे मैं रब कर रहा हूँ और लेविस का कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, उसने इसको हटाया, उसने कहा कि चलो हम क्या करेंगे, इसको और आसान बना देंगे। तो लेविस ने क्या किया, एक सिंबल दिया, उसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड लेविस सिंबल। अब उसने कहा जो लेविस, क्योंकि लेविस ने सिंबल दिया था तो लेविस सिंबल। अब इसकी खास बात क्या है, देखो इसने कहा कि आप किसी भी एलिमेंट के सिंबल में, जो कोई भी एलिमेंट है पहले उसका एक सिंबल लो। जैसे सोडियम कहा मैंने, तो सोडियम का, तो सोडियम का आपने क्या करना है, उसका सिंबल लेना है Na। और इस सिंबल में, इसके सराउंडिंग में, ध्यान रखना जो सिंबल है इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो। और किसके थ्रू, डॉट के थ्रू या क्रॉस के थ्रू। जनरली अब बुक में डॉट ही दिया होता है, लेकिन किसी बुक में क्रॉस भी होता है। डॉट का मतलब समझ जाओ इस तरीके से, क्रॉस का मतलब इस तरीके से। जैसे सपोज करो सोडियम है, अब सोडियम के सराउंडिंग में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा काम क्या होगा, और आसान हो जाएगा। जैसे सोडियम के बाहर अभी हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने ये दिखा दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इस सिंबल को हम कहेंगे लेविस सिंबल। अब आसान हो गया हमें, देखो हम इसको देख के बता देंगे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे अभी हमने कहा था सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, तो आप समझ गए, देखते हैं कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लेविस सिंबल। तो बहुत आसान सा तरीका उसने कहा कि क्यों हम बार बार क्या करेंगे, हर एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालें। इससे अच्छा हम सीधा क्या करें, उसके सिंबल के सामने दिखा दें, जिससे हमें याद रहेगा और जिससे हमें क्या होगा, बॉन्डिंग बनाने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। इट इज इजी टू form a bond, different type of bond we can represent through this. So this is called Lewis symbol because this symbol was given by Lewis. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, लेविस सिंबल का मतलब क्या हुआ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसको डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सराउंडेड रखेंगे किसके, सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी सिंबल के सराउंडेड में आपने उसे रखा तो उस सिंबल को हम कहेंगे लेविस सिंबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा नाइट्रोजन का लेविस सिंबल लिखो, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन हो गया 2 और 5, तो आपने क्या 1 2 3 4 5। देखो अगर दो दो एक है तो दो को इस तरीके से लिखते हैं, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैंने कहा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का लेविस सिंबल लिखो, तो ऑक्सीजन का होता है 2 और 6, यानी ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज कॉल्ड लेविस सिंबल। यानी लेविस सिंबल मींस क्या हो गया कि जो सिंबल होगा उसके सराउंडेड में आप
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करो, रखो किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस। कई बुक में क्रॉस से भी लिखा होता है, आप क्रॉस से भी लिख सकते हो, जैसे ये ऑक्सीजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6। फर्क कुछ नहीं पड़ने का, यहाँ पे आपने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ से आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर, एक ही बात। अब ज्यादातर डॉट ही चल रहा है, जो न्यू पैटर्न चल रहा है, लेकिन डॉट है, किसी में क्रॉस भी हो सकता है, एक ही बात है। क्या है, टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? दिस सिंबल इज कॉल्ड लेविस सिंबल, गिवन बाय लेविस। और क्लियर? तो आप लोगों को देखो, अब इसमें क्वेश्चन है कि आपको रिप्रेजेंट करना है लेविस सिंबल में। टू लोकेट, देखो लोकेशन का उतना ज्यादा मैटर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको दिखने में देखो कोई चीज अच्छी लगेगी तो क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। अगर कोई चीज, अगर आपने सपोज करो ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हो, आप ऐसे दिखा दोगे 1 2 3 4 5 6, तो अच्छा लगेगा ये ज्यादा। ठीक है, दिखाने के लिए आपने दिखाया कि 6 इलेक्ट्रॉन है, बट रिप्रेजेंटेशन जो इसका है दैट इज नॉट वेरी गुड। तो हाउ कैन यू मेक द रिप्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव? तो उसके लिए क्या है कि आप उसको इस तरीके से दिखाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 1 2 ये दिख रहा है, 2 क्लियर, ये 1 2 क्लियर दिखाई दे रहा है, 1 2 क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, दिस इज द गुड वे टू रिप्रेजेंट द लेविस सिंबल। ठीक है, तो इसकी लोकेशन इसके अराउंड में ही होनी चाहिए। अब आपको क्वेश्चन है, देखो कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो आपको लिखना है यहाँ पे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एलिमेंट्स। रिप्रेजेंट, इसे लिखो जरा, इसे मुझे भेजना आंसर को। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एलिमेंट्स, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज लेविस सिंबल, लेविस सिंबल। अब पहला मैंने यहाँ पे लिखा नियोन। अब एटॉमिक नंबर नहीं लिखूंगा मैं, आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। सेकंड इज फॉस्फोरस, इसको Ne दिखाते हैं, इसे P दिखाएंगे। थर्ड वन इज सल्फर। फोर्थ वन इज बेरिलियम। फिफ्थ वन इज आर्गन। सिक्स्थ वन इज ये लिख लिया सबने? हैव यू रिटर्न और नॉट? हाँ, वेरी गुड। तो ये आंसर मुझे चाहिए आज इवनिंग में, किसी भी हालत में। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज, यहां तक ठीक था, अब इसमें आता है सिग्निफिकेंस। इसका फायदा क्या मिल रहा है हमको? ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल? जरा अपने आप सोच के देखो, इससे हमें फायदा क्या होगा? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इससे हमें फायदा क्या होने का है? एनीवन, कोई बता सकता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल? तो इससे मैं हटा रहा हूं। हाँ, वेरी वेरी गुड रुजुल, बिल्कुल सही है। ईशा बिल्कुल सही है। देखो लेविस सिंबल का सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, लेविस सिंबल, पहली चीज हमें उससे पता चलेगी, जैसे आपने सिंबल बताया तो सबसे पहले मुझे उसके बारे में पता चलेगा, किसके बारे में? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले मुझे उसके बारे में पता चलेगा कि इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये किसे इंडिकेट करेगा? सबसे पहली चीज कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, क्योंकि आप डॉट गिन लोगे 1 2 3 4, किसी को नहीं आएगा तो पूछ सकता है वो। जैसे मैंने कहा ए है और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 ये। ठीक है,
अब आपको दिखने से लग रहा है इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बताना जरा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? काउंटिंग में बाद में बता दूंगा आपको। सुचित्रा सही है, ईशा, मनाली वेरी गुड, और इसके अलावा आयुष सही है, ईशा यू आर राइट। तो ये देखो आप देख के बता दोगे तुरंत किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, जितने आपको डॉट है गिनती करनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर इज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने कहा यहाँ पे बी दे दिया और 1 ये लिख दिया मैंने, ये दिखेगा आपको ज्यादा। कितने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर? हाँ वेरी गुड आदित्य मयकर, वैभवी, मनाली और सार्थ, ईशा वेरी गुड, आयुष यादव मीन्स। तो आपको पीछे नहीं देखना है कितने एलिमेंट, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें उन इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है जो इसके पीछे के इलेक्ट्रॉन है। हमें केवल किससे मतलब है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, केवल वही रिएक्शन करेंगे, वही इधर से उधर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, बाकी और कोई नहीं होगा। तो फिर हम क्यों झंझट करेंगे सारी चीज को लेके? तो उसने कहा कि एक काम करो, बस हम शॉर्ट कर दो, बस फोकस उसी पे करो जो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा। सेकेंड चीज हमें क्या पता चलेगी? सेकेंड चीज हमें क्या पता चलेगी उससे? सेकेंड इज वैलेंस। वैलेंसी पता चल सकती है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इन जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 हुआ तो इसकी वैलेंसी क्या होती है? एज इट इज होती है। इसकी वैलेंसी होती है एज इट इज, जो है जैसे जिसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, जिसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी जनरल 2, जिसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है मीन्स वैलेंसी 3। और अगर सपोज करो वैलेंसी 4 हुई तो 4 का भी 4 ही माना जाता है। 4 का तो 4 ही होता है, एज इट इज कर लो इससे भी। और इसमें क्या होता है, अगर हुआ ग्रेटर देन 4 यानी 5 6 7 8, तो इसको क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 8, 8 से माइनस कर दो। जैसे सपोज लास्ट में 5 है तो 5 का मतलब 8 माइनस 5 यानी 3 वैलेंसी। अगर लास्ट में 6 है तो 6 माइनस 8 माइनस 6 मीन्स 2 वैलेंसी। ऐसी अगर लास्ट में 7 है तो 7 का मतलब 7 8 माइनस 7 मीन्स 1 वैलेंसी। और 8 है तो उसकी कोई वैलेंसी नहीं होती। थोड़ा सा क्या है इसका रफ आइडिया आपको दे दिया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप क्या कर सकते हो, उसकी वैलेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक? इसे लिखना है तो लिख लो एक बार। अगर वैलेंसी क्या होगी 1 2 3 होगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा तो वैलेंसी एज इट इज होगी 1 2 3। और अगर क्या हुआ वैलेंसी ग्रेटर देन 4 हो गई तो आपको क्या करना है? सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 8। यहां तक हो गया। एक और चीज ये बता देता आपको, देखो ये लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद थर्ड वन ये आपको बताता है, ये आपको बताएगा ग्रुप नंबर। आप याद करो कि जो ग्रुप नंबर था, ग्रुप नंबर हम किससे फाइंड आउट करते थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। जो जनरली जो ग्रुप नंबर हम फाइंड आउट करते थे पहले कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर कौन सा होगा, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम करते थे। ग्रुप नंबर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर को आप देख के समझ जाओगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के कि कौन से ग्रुप का होना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट में 1 2 हुआ तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का हो गया। अगर लास्ट में 3 4 5 6 7 8 हुआ यानी पी ब्लॉक का हुआ तो आप 10 ऐड कर दोगे उसमें, यानी कि सॉरी 12 ऐड कर सकते हो। 12 प्लस 3 15, 12 प्लस 4 16, इस तरीके से ऐड होता चला जाएगा। इसके लिए क्या होगा, 13 हो गया ना, 10 ऐड करना है 10 यहाँ से, क्योंकि इसके बीच में कौन सा गैप होता है? 10 का गैप होता है। तो 1 2 और 13 के बीच में 10 का गैप होगा तो 10 ऐड करते हुए चले जाओ। 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ग्रुप नंबर हम बता सकते हैं, वैलेंसी हम बता सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बता सकते हैं।
देयर इज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। केमिकल बॉन्डिंग में ये हेल्प करता है। ये क्या करेगा, केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करेगा। यहाँ से आपको क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ओनली इसमें इन केमिकल बॉन्ड। तो आपको क्या होगा, केमिकल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने में हेल्प मिलेगी। आप केमिकल बॉन्डिंग को इजीली क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग अगर आप शो अप करोगे तो इसके थ्रू, लेविस सिंबल के थ्रू आप इजीली उसे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यू कैन रिप्रेजेंट द केमिकल बॉन्डिंग थ्रू लेविस सिंबल। इट इज वेरी इजी टू रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ये हेल्प करेगा। ये जो लेविस सिंबल है हेल्प करता है किसको, केमिकल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने। तो जो केमिकल बॉन्डिंग है इसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा, इसको आसान बनाता है। इस तरीके से ये क्या हो गया, इसके सिग्निफिकेंस हो गए लेविस सिंबल। क्लियर हो गया यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? नो, वेरी गुड। तो जो क्वेश्चन दिए जाएंगे अब उसे सॉल्व करने अपने आगे के लिए। अब नेक्स्ट देखो इसमें आता है, पॉइंट बाय पॉइंट चल रहा हूँ मैं आपको ताकि दिक्कत ना आए। पहले एक्स्ट्रा भी ज्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको उससे समझ में आ जाए। आगे कोई चीज जो ज्यादा डिफरेंट होगी उससे मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आयनिक बॉन्ड। उसके बाद देखो इसमें है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। अब उसी का नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते किसे, पहले इसकी डिफाइन किया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? तो डिफाइन क्या है, देखो, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो कहता है कि बॉन्ड बनता कैसे, मेन चीज है कि बनना कैसे। ये जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनेंगे। ठीक है, जो ये बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो ये एक लाइन है, इसका एक लाइन भी नहीं है और इसकी डिफाइन कंप्लीट हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा। तो ये बॉन्ड बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है जो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे, ये नहीं कि आधा अधूरा हुआ, शेयरिंग नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, एक एटम से दूसरे एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या चीज ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन। और कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से होंगे, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यानी एक एटम से और दूसरे एटम में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। तो हम उस तरीके की बॉन्डिंग को कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एग्जांपल से थ्रू बताता हूं आपको, ज्यादा क्लियर होगा। ये डिफाइन लिख ली सबने कि इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि the bond is formed, the chemical bond is formed by the complete transfer of electron from one atom to another atom. So this is called electrovalent bond or ionic bond. क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको, इसे डिफाइन लिख लेना आप लोग। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम इज देयर, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम देखो ये होता है Na11 होता है 2 8 एंड 1। अब देखो इसे ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होगा, 8 इसके लास्ट में होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इसे क्या कर रहा है, इट मेक्स अ प्रॉब्लम, ये घूमता जा रहा है, इसे रिएक्टिव बना रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो इसने क्या किया, किसको सोचा डोनेट कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेविस सिंबल के थ्रू दिखा दिया मैंने। सेकंड देखो यहाँ पे सेकंड है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका 11। 17 मींस 2 8 एंड 7।
अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए। इसके पास 2 ऑप्शन है, पहला 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। कौन सा ज्यादा बेटर होगा क्लोरीन के लिए, बताओ। क्लोरीन के पास 2 ऑप्शन है, एक 7 के 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर और दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो विच वन इज बेटर? हाँ वेरी गुड सार्थ, अनुजा, ठीक है। तो इसके लिए बेटर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। आकाश, अदिति, वेरी गुड। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इसके लिए बेटर क्या होगा, सोडियम के लिए, इसके पास भी, सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा और या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। हाँ वेरी गुड वैभवी, मनाली, आयुष, अद्वैत, अलाम, वेरी गुड। तो समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 7 को आपने दिखा दिया, देखो इस तरीके से। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी देखो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसे दे दिया, तो सोडियम में प्लस चार्ज आएगा क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो क्लोरीन में आएगा माइनस चार्ज। तो ये कंपाउंड बन गया। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी अब इसके सोडियम और क्लोरीन के बीच में, दिस इज कॉल्ड केमिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो समझ में आ गया इसने लूज क्यों किया, इसने गेन क्यों किया। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। So this type of bonding is called ionic bond. So the bond is formed by the complete transfer of electron. Completely transfer, इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। अब क्या होगा देखो, Na भी खुश क्योंकि Na के बाहर कितने हो गए 2 and 8, और क्लोरीन भी खुश क्योंकि क्लोरीन के बाहर कितने हो गए 2, 8 and 8। तो दोनों ने क्या किया, ऑक्टेट रूल फॉलो किया, तो दोनों स्टेबल हो। क्लियर है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट? इज इट क्लियर? यस वेरी गुड जिया, आदित्य मयकर। तो डिफाइन साथ साथ याद करनी, ईशा, सुचित्रा, वेरी गुड। तो ये मुझे लिख के भी दिखाना आपने कहाँ लिखा हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंट की कुछ खास बात है। क्या खास बात है इसमें, एक एक करके बताते हैं हम इसको। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की क्या क्या खास बात है। पहला देखो इसमें क्या होता है, अभी मैंने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब क्या होगा, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल। जब मेटल किसके साथ कंबाइंड होगा, जनरली नॉन मेटल के साथ। देखो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है आपको पता है, मेटल क्या करता है इन जनरल केस में, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जनरली दोनों की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को, मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड द टेंडेंसी ऑफ नॉन मेटल इज टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वन एटम शुड बी मेटल एंड वन एटम शुड बी नॉन मेटल। So this is the combination of one metal and one non-metal. ऐसा नहीं है कि 2 मेटल आपने ले लिया उसका कंबाइन करवा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, या आपने 2 नॉन मेटल लिया उसको कंबाइन कराएंगे तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। यानी 1 मेटल एंड 1 नॉन मेटल शुड बी देयर, वी कैन से मस्ट बी देयर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि एक मेटल होना चाहिए हर हमेशा और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। आप देखो सेकंड पॉइंट, नाउ सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट में क्या होगा देखो, सेकंड पॉइंट में
अभी आपको बताया था मैंने कि जैसे सोडियम को छोड़ दो, अगर मैंने यहाँ से ले लिया पोटेशियम और यहाँ पे ले लिया मैंने फ्लोरीन, आपको पता है कि जो पोटेशियम होता है ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसको एक और वर्ड भी कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी ये प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, फ्लोरीन की, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी ये प्लस चार्ज को अटेन करना चाहेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये नेगेटिव चार्ज को अटेन करना चाहेगा। ठीक है, तो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, अब इन दोनों में से जो भी मेटल होगा जनरली वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करेगा, हर हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, हर हमेशा ध्यान रखना आपने कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में मेटल भी कह रहे हैं, क्योंकि मेटल जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे जनरली जो मेटल होते हैं, ये क्या करेंगे, लॉस द इलेक्ट्रॉन, ये हर हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लॉस करेंगे एंड गेट पॉजिटिव चार्ज, और इन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को लूज करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, जितने वो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा। सपोज ये ए था और इसने एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इसका मतलब इसमें आएगा ए प्लस चार्ज। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी तो इसमें आएगा 2 प्लस चार्ज। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 1 2 3, 1 2 3, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, 3 प्लस, यानी कि ये प्लस चार्ज आपको इंडिकेट कर रहा है किसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए, लूज किए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम। क्लियर है यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ये हर हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, पहली चीज, और उसके बाद उसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और वो प्लस चार्ज किसके इक्वल होगा, जितने उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लॉस किए। तो सेकंड पॉइंट इज क्लियर, सेकंड पॉइंट इज क्लियर। आप देखो इसका थर्ड पॉइंट इसके अपोजिट में चले जाओ, देखो थर्ड पॉइंट इज अपोजिट टू द सेकंड पॉइंट। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो थर्ड पॉइंट में मैंने यहीं पे थोड़ा चेंज कर रहा हूं, देखो थर्ड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जनरली जो कौन से होते हैं, नॉन मेटल, जनरली कौन से होंगे, नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे। इसका ठीक अपोजिट कर दो, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने के बाद उसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, जितना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, जितना वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हटाती है, तो ये थर्ड पॉइंट है, ठीक अपोजिट ऑफ सेकंड पॉइंट। थर्ड में कह रहा है कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए, गेन किए। क्लियर हो गया यहाँ तक थर्ड पॉइंट को, एक बार एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये रिटर्न, ओके सी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बताता हूं आपको इसमें। जैसे मैंने कहा, सपोज करो मैंने ले लिया MgO, MgO, ठीक है, ये हो गया MgO, पर इसे थोड़ा सा आप अपोजिट भी पढ़ सकते हो, OMg।
तो ठीक है, तो OMG में क्या होगा, ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन का होता है 2 and 6 और मैग्नीशियम होता है 2, 8 and 2। ठीक है, तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, इसके बाहर कितने हो गए, 6। तो ये हो गया मेटल और ये हो गया नॉन मेटल। तो मेटल की टेंडेंसी क्या है, देखो मेटल क्या करेगा, 282, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया और ये बन जाएगा Mg2+। इसके बाद जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन जाएगा 2-। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना प्लस चार्ज, और ये जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना इसमें माइनस चार्ज आएगा। और माइनस चार्ज का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है और प्लस का मतलब हुआ उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। कैसे, देखो 282 था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 28 हो जाएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कोई फायदा नहीं होने का, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ऑक्टेट रूल के लिए क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या है, दिक्कत वाले, इसको ये लूज करेगा। सेकेंड वन देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहर होते हैं 2 and 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिए इसने से एब्जॉर्ब किया, गेन किया, और गेन करने के बाद क्या हो गया, ये भी हो गया 2 and 8। तो ये भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो इसीलिए क्या हुआ, इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो यहाँ पे क्या देखो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हुए और इसमें प्लस हुआ, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए। और फिर कंपाउंड क्या बनेगा, देखो Mg2+, और ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2-। तो ये बन गया MgO। MgO, तो ये कौन सा कंपाउंड है, देखो दिस इज MgO। ठीक है, तो यहां से आप देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज वाले में प्लस चार्ज और गेन वाले में नेगेटिव चार्ज, एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय द एलिमेंट। तो ये आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा दिया, इसको लिख लो आप लोग, क्योंकि ये एग्जांपल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड आपने लिख लिया मेरे ख्याल से, एग्जांपल के थ्रू भी हमने इसे दिखा दिया। अब इसका फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इसमें क्या देखो, फोर्थ पॉइंट है इसमें कि जो प्लस चार्ज है और जो माइनस चार्ज है, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसके बीच में देखो प्लस और माइनस के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तो इसका क्या स्पेशल कोई नेम है क्या, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कोई स्पेसिफिक नेम है क्या। अगर देखो कहीं पे भी प्लस चार्ज आएगा और कहीं पे भी माइनस चार्ज आएगा, इसके बीच में क्या होगा, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में लगता है, नहीं ये न्यूट्रल नहीं है सर, ये प्लस और माइनस के, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी गुड अद्वैत। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन, देखो प्लस को हम जनरली कहते हैं, अदिति यू आर राइट, प्लस वाले को हम कहेंगे कैटायन और माइनस वाले को हम कहते हैं जनरली एनायन। तो जो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके 2-3 नाम है, देखो इसे आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ध्यान रखना। इन जनरल में हम इसे कह देते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन कैटायन एंड एनायन। जो कैटायन और एनायन के बीच में जो एग्जिस्ट हो रहा है, जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका एक और नाम है, इससे हम कहते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर चार्ज जनरेट होता तो आपने पढ़ा होगा कूलॉम्स लॉ, जो कूलॉम ने दिया था, कूलॉम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जहां पे भी आयंस होगा, देखो जहां पे भी आयंस होता है, इस आयंस में जो फोर्स लगता है वो कूलम्बिक फोर्स को फॉलो करेगा, जहां पे भी प्लस और माइनस चार्ज आ गया।
तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा? कूलाम्बिक फोर्स लगेगा। तो इसी के नाम से इसको एक और वर्ड कहते हैं कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो लॉ दिया था ये किसने दिया था? कूलाम्स ने दिया था। कूलाम्स ने लॉ दिया था, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2, यानी दो चार्ज होंगे प्लस और माइनस चार्ज। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड करता है? जितना इनका चार्ज होगा उसको मल्टीप्लाई करो और जितना इनके बीच का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर अपॉन। ठीक है, तो ये जो लॉ दिया था ये किसने दिया था? कूलाम्स लॉ, कूलाम ने दिया था। तो वहां से उन्होंने कहा कि हम इसे क्या भी कह सकते हैं? कूलाम्बिक फोर्स भी कह सकते हैं। यानी कि जो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स लग रहा है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आयनिक बॉन्ड और कूलाम्बिक फोर्स। क्लियर हो गया पॉइंट? आपको ध्यान रखना, अगर कूलाम्बिक फोर्स आया मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, और अगर फोर्स को आपने डिटरमाइन करना है तो वहां पे कूलाम्स लॉ लगेगा। कूलाम्स लॉ हर जगह पे वहां पे लगेगा जहां पे फोर्स आयंस के बीच में हो रहा होगा। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट वन इज, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब इसमें जो आयनिक करैक्टर होगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें आयनिक करैक्टर। जैसे मैंने कहा इसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा है, इसमें आयनिक करैक्टर कम है। तो जो आयनिक करैक्टर है वो जनरली डिपेंड्स करेगा, दो चीजों पे डिपेंड करता है। आयनिक करैक्टर डिपेंड्स करता है अपॉन फर्स्ट वन, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां से आ गया आपका? सेकंड चैप्टर से आ गया। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इसको हम डेल ई एन से भी दिखाते हैं। डिफरेंस दोनों का डिफरेंस है, तो जितना ज्यादा आयनिक करैक्टर होगा, आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। तो आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। जैसे मैंने कहा, सपोज करो NaF और NaCl। अब देखो, फ्लोरीन आपको बताया था सोडियम का होता है 0.9, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट होता है 4.0, सोडियम फिर 0.9 और Cl होता है 3.0। इन दोनों में से ज्यादा आयनिक कौन सा होगा? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? हाँ, वेरी गुड सर। तो जितना अदिति सही है, अद्वैत वेरी गुड। और इसके अलावा तो आयनिक करैक्टर किसे बताएगा कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा? वैभवी, आदित्य, अनुजा, वेरी गुड। तो जितना क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आयनिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब NaF क्या है? ज्यादा आयनिक है एज कंपेयर टू NaCl। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट तो कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के टर्म्स। तो फर्स्ट पॉइंट है आयनिक करैक्टर को रिप्रेजेंट के लिए फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो अब इसका जो सेकंड पॉइंट होता है, पहला लिख लो आप लोग, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आयनिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। एंड सेकंड वन इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ये एलिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट, जितना डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा? एलिमेंट। जो जितना क्या होगा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना आयनिक करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, अगर दो एटम के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका आयनिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, यहाँ से आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा अगर जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, अगर जितना ज्यादा क्या होगा, दो एलिमेंट का डिस्टेंस होगा, वो जितना ज्यादा होगा उतना आयनिक करैक्टर भी ज्यादा होगा। अब एग्जांपल देता हूं आपको, देखो मैंने एक चीज में चेंज कर रहा हूँ,
Cl सेम रख लो, Li दूसरा यहाँ पे लिख दिया मैंने सोडियम, तीसरा लिख दिया मैंने पोटेशियम और चौथा लिख दिया मैंने रूबिडियम। 1 2 3 एंड 4, तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर कौन सा होगा इसमें से, 1 का, 2 का, 3 का या 4 का? विच वन हैज हाईएस्ट? वेरी गुड अदिति, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। वैभवी मिस हो गए आप। डिस्टेंस देखो, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा, आयुष सही है, अनुजा राइट है, जिसका साइज बड़ा होगा यानी डिफरेंस, अद्वैत पृथ्वीराज सही है, ईसा मनाली मिसिंग हो गया आप दोनों। देखो सबसे बड़ा साइज किसका है, रुजुल राइट, जिसका बड़ा साइज होगा, देखो रूबिडियम सबसे बड़ा साइज होता है और लिथियम का सबसे छोटा साइज होगा, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी 4 3 2 एंड 1। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला कौन होगा इसमें से, जिसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, ये एक ग्रुप में चले गए हम लोग। ग्रुप में देखो लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम। तो रूबिडियम का साइज सबसे बड़ा, तो जितना बड़ा साइज होगा तो डिफरेंस ज्यादा होगा, और डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इसे लिख लो। अब देखो लास्ट के हमारे पास 3 मिनट है, एक दो पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको और फिर हम ऑफ करते हैं इसे। 3 एंड 4 का सेम नहीं हो सकता है सार्थ, क्योंकि 3 में क्या है, पोटेशियम है, और 4th में क्या है, रूबिडियम है। द साइज ऑफ रूबिडियम इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ पोटेशियम, दैट इज व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द टू एलिमेंट इज ग्रेटर इन केस ऑफ रूबिडियम एज कंपेयर टू potassium. So that is why the ionic reactor is greater in rubidium. अब नेक्स्ट वन देखो, इसमें नेक्स्ट वन देखो, एक या दो पॉइंट है, बोथ है। हाँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो फिर हम क्या करते हैं, साइज का फैक्टर देखते हैं। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, अगर दोनों का कंपेयर सेम होता है देन क्या होगा, वी कैन कंपेयर एज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल डायरेक्शन में सेम होता है। ये ऑल डायरेक्शन में लगता है, सब पे सब डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है। ऑल डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो सेम होता है, यानी इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड का कोई भी क्या होगा, फिक्स शेप नहीं होता है कि आपने कहा ट्राइगोनल है, पिरामिडल है, स्क्वायर है, इस तरीके का इसका कोई भी शेप नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड का कोई भी शेप नहीं होता है। रीजन क्या है उसका, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ऑल डायरेक्शन में सेम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कि एक ही डायरेक्शन में फिक्स हो रहा है या बॉन्डिंग एक ही डायरेक्शन में हो रही है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, चारों के चारों डायरेक्शन में हो सकती है, यानी कि एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और जब फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा यानी कि क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल हो गया। और जब नॉन डायरेक्शन नहीं हो गया तो हम फिक्स शेप कैसे फिक्स करेंगे। जैसे मैंने कहा अभी ये बॉन्ड इधर लग रहा था, अभी ये बॉन्ड इधर चला गया, अभी ये बॉन्ड इधर चला गया, अभी बॉन्ड ये चला गया, यानी फिक्स ही नहीं है, चारों के चारों डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, 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 इधर, 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 चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में क्या है, ये सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है उसका, तो देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और जब स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं हो सकता। तो आयनिक कंपाउंड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। मैं कहूंगा MgO का शेप बताओ, NaCl का शेप बताओ, Na2O का शेप बताओ, तो यहाँ पे शेप क्या होगा, डिटरमाइन नहीं होगा। इसके बेस पे आयनिक कंपाउंड का शेप को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट पॉइंट इसमें आते हैं, फिर मैं ऑफ कर रहा हूँ बस। इसमें इसका कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है। लास्ट है इसमें, जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे वो इंपीरिकल फॉर्मूला लिखते हैं।